नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज फिर लेकर के आया हूं मॉडल पेपर जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं यही हल करूंगा। तो देखिए हमारे पास लिखा क्या है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान अनसॉल्व्ड पेपर जो है 2025 का है। और मैं आज क्या पढ़ाऊंगा आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर है। ठीक है, सबसे पहले हम यही हल कर रहे हैं। तो मैंने जो है पार्ट नंबर 2 तक फाइनल कर दिया है। आज स्टार्ट करूंगा मैं पार्ट नंबर 3। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर पहला पार्ट नंबर दूसरा है, तो वहाँ पर हमने अपने चैनल प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया अच्छी तरीके से आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द से। क्या है पार्ट नंबर 3, क्योंकि मैं पार्ट नंबर दूसरा में मैंने जो है क्वेश्चन करा दिया था 3 का तक। आज स्टार्ट करेंगे 3 का ख से। चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए 3 का ख क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है पहले से ही ये नियम लिख रखा है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, मैं बेदौत इसे आपको समझा दूंगा, ये आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, आपको रटना नहीं है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स वाले नियम यहाँ पर आप लिख दो केमिस्ट्री में, बिल्कुल ही अलग है मेरे भाई, ऐसा आपको नहीं करना है। तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम है, इसमें आपको क्या लिखना है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित किसके आवेश के समानुपाती होती है। समानुपाती की जगह आप अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इतनी भाषा लिखी है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आपको अगर याद रखना है तो किससे याद रखना है, इससे याद रखना है। सूत्र क्या होता है, W, ये हमारे पास समानुपाती के चिन्ह है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यही लिखा है, ये हमारे पास W क्या है, ये W है हमारे पास पदार्थ की मात्रा। W क्या है, पदार्थ की मात्रा। ये Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश। आपको पता है कि जो हमारे पास पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती है, तो आप कहोगे भैया जो हमारे पास आवेश है उसके समानुपाती है। अब बस यही यहाँ पर लिखा है कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो उस पर मुक्त होने वाले क्या पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी W, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित है किसके, आवेश के। यानी आवेश क्या होता है, समानुपाती ही तो है, किसका चिन्ह है, समानुपाती। क्या है, समानुपाती होता है। ठीक है, आप याद कर लेंगे। देखिए समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, Z आ जाता है। क्या आ जाता है, Z आ जाता है। और आपको पता भी होगा Q बराबर क्या होता है, IT। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ W बराबर ZIT, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो देख सकते हैं, ये तो आपको पता है, I क्या धारा, T समय है। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ पर W भी मैंने बता दिया पदार्थ की मात्रा है। लेकिन फैराडे का जो हमारे पास दूसरा नियम है वो क्या कहता है, फैराडे का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही लिखा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार की क्या होती है, समानुपाती होती है। बढ़िया बढ़िया, ये हमारे पास क्या है, द्वितीय नियम है, किसका है, फैराडे का। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जो हमारे पास W है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है। ये क्या है, हमारे पास E है, उनकी जो हमारे पास पदार्थ की मात्रा जो होती है ना वो किसके समानुपाती होती है, ई के। ये क्या है, ई तुल्यांकी भार है। ई क्या है, तुल्यांकी भार होता है ई, आपको ध्यान में रखना है। जब ये हमारे पास समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो के आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
के आ जाए, के आ गया हमारे पास, जिसे कहते हैं आप नियतांक या स्थिरांक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास W बराबर के ई आ गया है यहाँ पर। ये हमारे दोनों के दोनों नियम है मेरे भाई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारे पास तीसरे का ग कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ठीक है, पहला हमारे पास है संक्रमण तत्व, दूसरा हमारे पास है उप संयोजन संख्या। हमें इसके बारे में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संक्रमण तत्व क्या है, इसके बाद हम जानेंगे उप संयोजन संख्या। मैं बता दूं आपको कि जो हमारे पास उप संयोजन संख्या, इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। तो देखिए, हम जानेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं। हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए, संक्रमण तत्व हमारे होते क्या है कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके डी कक्षक में क्या पाए जाते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए, हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल के तरीके से, बिल्कुल भी रट्टा नहीं हम मारेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे पास स्कैंडियम एक क्या होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। देखिए, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन तक तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। इसके बाद हमें कहा जाना पड़ता है 4s में। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 हो जाएगा। इसके बाद d में भरते हैं तो 3d1 हो जाएगा, क्योंकि 21 तक जाना, 18 2 20 1 21 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए? 1। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि डी में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए, तो जो हमारे पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के पास कितने कक्षक होते हैं? 5। तो डी के हमने यहाँ पर कक्षक बना लिए 5 है। तो देखिए, यदि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे आप। ठीक है, तो देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये युग्मित तो नहीं है, जोड़े में सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, अकेला। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये n क्या है हमारे पास? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व हो जाएगा। तो वही लिखा है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, तो लिखा वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके डी कक्षक में क्या पाए जाते हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, ये हमारे पास क्या एक प्रकार का संक्रमण तत्व है। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है? जिंक। ये क्या है? जिंक है। हमारे पास है आर्गन, हमने यहाँ पर आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 30 तक जाना है, लेकिन 4s2 3d 10 हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो देखिए, डी के कितने कक्षक होते हैं? 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले आपको एक एक करके भर देना है। इसके बाद जब 5 भर जाएंगे, इसका पुनः फिर भरना है, क्योंकि 10 तक जाना, फिर आप एक एक करके भर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सभी के सभी युग्मित हैं। सभी के सभी क्या हैं? युग्मित। देखिए, जोड़े के रूप में सभी भरे हैं कि नहीं भरे हैं? यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है कि कोई ऐसा डिब्बा हो कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हो, कोई ऐसा डिब्बा नहीं है ना, पूरे पूरे डिब्बे भरे हुए हैं यहाँ पर। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा मेरे भाई? संक्रमण तत्व तो नहीं है। एग्जाम्पल में आपको यही लिखना है, ये नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, शायद कभी आप यह ना लिख दें एग्जाम्पल में। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं, संक्रमण तत्व हमारा केवल यही है, यह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं जिंक एग्जाम्पल लिया हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये संक्रमण तत्व तो नहीं है, जबकि यह संक्रमण तत्व तो है। एक नंबर पूछा जाता है कि बताइए स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जबकि जो हमारे पास जिंक क्यों नहीं है? तो आपको यही बताना है कि जो हमारे पास स्कैंडियम होता है, इसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जिंक के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सभी के सभी कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं, जोड़े के में होते हैं। बस आपको यही रीजन लिखना है
कि जिंक में जो हमारे पास है इसके डी कक्षक में क्या है, सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित नहीं है, इसीलिए कैसा ये संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि ये कैसा संक्रमण तत्व है। क्यों है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको यही रीजन लिखना है, कारण पूछता है 1 नंबर का। अब देखिए हमें दूसरा क्या जानना है, उप सह संयोजन संख्या, इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिखा क्या है, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल से, हमेशा एग्जाम्पल से ही आपको समझना है, बिना एग्जाम्पल के आप समझ में नहीं आपको आएगा। देख ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, K4 कोष्टक में FeCN का होल ऑफ 6 है। अब इसमें हमें जानना है कि जो हमारे पास धातु है ना, ये धातु, ये क्या है हमारे पास, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास Fe है, इस ये Fe के साथ कितने हमारे पास साइनाइड जुड़े हैं, आप कहोगे भैया Fe के साथ 6 साइनाइड हैं। कितने हैं, 6। तो हमारे पास समन्वय संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यदि मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं CO और NH3 का होल 4, ठीक है, ऐसा मान लो अगर मैं लिख दूं, यदि कह दूं बताइए इसकी समन्वय संख्या, तो आप क्या कहोगे भैया 4 है। कितनी है, 4 है इसकी समन्वय संख्या। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिय विद्यार्थी आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थी तीसरे का हमारा घ कह रहा है, पहला कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी Zn से कम क्यों है, यही कह रहा ना। फिर दूसरा कह रहा है हमारे पास कि अभिक्रिया का वेग सामान्यतया अभिक्रिया के दौरान घटता जाता है, क्यों, रीजन पूछ रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं पूछा। तो देखिए रीजन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है पहले का आंसर जो हमारे पास है, ठीक है, कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी Zn से कम क्यों है। तो इसका आंसर ये हमारे पास कि जिंक का 3D उपकोष जो होता है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किया था इसके पहले, कि जो हमारे पास 3D का उपकोष होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, भरा होता है। 3D उपकोष पूरी तरह से क्या होता है, भरा होता है। और क्रोमियम का 3D उपकोष पूरी तरह से क्या होता है, हमारे पास है खाली होता है। सॉरी, यहाँ पर पूरी तरह से भरा नहीं होता है। क्या होता है, पूरी तरह से भरा नहीं होता है, यानी पूरा नहीं भरा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास क्या लिखा है, जो जिंक का 3D उपकोष होता है वो पूरी तरह से भरा होता है। क्या होता है, पूरी तरह से। जबकि जो हमारे पास क्रोमियम का 3D उपकोष होता है वो पूरी तरह से भरा नहीं होता है, यानी वो कुछ भरा होता है, ये पूरी तरह से नहीं भरा होता है कि फुल भरा हो। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास है जिंक है, आपको दिखाई दे रहा है जिंक आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके, 4s2 3D10। यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो 10 के 10 हमारे पास भर जाएंगे, क्योंकि एक कक्षा में 2 ही आते हैं। ठीक है ना, 2 यहाँ हुए 2 यहाँ, तो देख सकते हैं आप 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। क्या एक भी खाली है, बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पर। यानी कि मतलब यही लिखा है कि जिंक का 3D उपकोष, ये 3D उपकोष ही तो है, ये क्या है, 3D उपकोष है, पूरी तरह से भरा होता है। देखिए आप, पूरी तरह से भरा है ना। इसके बाद क्या है, जो क्रोमियम है, क्रोमियम का जो हमारे पास है आर्गन 18 तो हो गए, इलेक्ट्रॉन भर गए, 24 तक जाना है। ये अपवाद होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 4s1 हो जाएगा, 3d5 हो जाए, क्योंकि 18 6 24 इलेक्ट्रॉन हमारे भर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, एक एक करके आप पहले भर दीजिए, एक भी नहीं बचना। तो आप देख सकते क्या ये पूरी तरह से भरा है, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं भरा। अभी यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। अभी ये आंशिक रूप से भरा है, अभी ये यानी थोड़ा बहुत है भरा है, पूरा नहीं भरा ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी में हमारे पास अभी भी जगह खाली है, जो हमारे पास ये डिब्बे हैं, अभी भी हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यही कारण है हमारे पास कि जो क्रोमियम होता है ये पूरी तरह से, इसके जो डी कक्षक होते हैं नहीं भरे होते हैं पूरी तरीके से, जबकि जिंक के पूरी तरह से भरे होते हैं। यही आपका क्या है, रीजन है। नहीं तो आप शॉर्ट में ये भी बता सकते हैं कि जिंक के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं,
और जो हमारे पास क्रोमियम होता है, क्रोमियम के डी कक्षक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो हमारे पास क्रोमियम की प्रथम आयरन एंथैल्पी Zn से कम होती है। यही आपको लिख देना है, ठीक है ना, यही कारण है कम होने का। इसके बाद कह रहा था जो हमारे पास अभिक्रिया के वेग सामान्यतया अभिक्रिया के दौरान क्यों घटता है, आपको पता भी होगा कि मान लो अगर आपके पास फुल एनर्जी 100% है, यदि आप दौड़ोगे, मान लो 5 किलोमीटर अगर आप दौड़ लेंगे, तो पहले तो आपकी एनर्जी 100% थी, आप दौड़ रहे थे तो पहले तो आप तेजी के साथ दौड़ेंगे, फुल एनर्जी के साथ है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी घटती जाएगी और आपकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि मतलब एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। यदि एनर्जी ही नहीं रहेगी शरीर पर तो क्या आप दौड़ लोगे, बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाओगे। शुरुआत में आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए आप ज्यादा तेजी के साथ दौड़ते हैं, और जैसे जैसे एनर्जी का लेवल घटता जाता है वैसे वैसे आपकी स्पीड भी घटती जाती है। यही कारण यहाँ पर भी है कि अभिक्रिया की प्रगति, जो अभिक्रिया की गति होती है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है। अभिकारकों की यदि सांद्रता घटेगी, मान लो यहाँ 100% रही होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, मान लो जितनी भी जाती जाएगी उसी हिसाब से क्या होता जाएगा, वेग भी घटता जाएगा। यही कारण है, मैंने आपको बता भी दिया एनर्जी का एग्जाम्पल। तो हमारे पास अभिकारकों की सांद्रता भी घटती है। यदि अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया जैसे आपके शरीर में एनर्जी है, एनर्जी आपकी एक प्रकार क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, एक प्रकार की सांद्रता हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी घटेगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी घटती जाएगी। तो जो हमारे पास अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। आपको बस यही याद रखना है। यदि अभिक्रिया का वेग घटेगा तो अभिकारकों की सांद्रता भी घटेगी, यदि अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। यही कह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास चौथे का पहला कह रहा है डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए, यही कह रहा ना। और दूसरा हमारे पास कह रहा है लैंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर लिखा हुआ है। हमारे पास सबसे पहले जानेंगे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय लक्षण या अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये क्यों दिखाते हैं। तो देखिए रीजन क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के डी कक्षक में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, सभी के सभी युग्मित होंगे या एक भी नहीं होंगे। यानी कि मतलब कुल मिलाकर आपको यही ध्यान रखना है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी अनुचुंबकीय होंगे, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो वो क्या होंगे, यानी प्रतिचुंबकीय होंगे, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना। जैसे जिंक का एग्जांपल मैंने दिया था, जिंक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो वो अनुचुंबकीय लक्षण नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, प्रतिचुंबकीय लक्षण, ठीक है। जो स्कैंडियम था हमारा, स्कैंडियम में क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो क्या था, अनुचुंबकीय लक्षण दिखाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही हमारे पास कारण में लिखा हुआ है। इसके बाद देखना है परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती का मतलब होता है बदल बदल के, कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बदल बदल के संयोजकता क्यों दिखाते हैं, या बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बदल बदल के, यानी कि मतलब परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको रीजन में क्या लिखना है, बस रीजन में आपको यही लिखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दोनों का आंसर क्या है मेरे भाई, सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ये क्या होते हैं,
परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं जो हमारे पास होते हैं तत्व, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्रोमियम है, लेकिन ध्यान में रखना जो हमारे पास मैग्नीज होता है वो क्या होता है, जो मैग्नीज होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, ठीक है। जो हमारे पास उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, +7 तक होती है। एक नंबर में पूछा जाता है जो हमारे पास स्कैंडियम होता है वो बदल बदल के नहीं दिखाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। संक्रमण तत्व है स्कैंडियम, लेकिन बदल बदल के संयोजकता नहीं दिखाता, यानी कि मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या भी नहीं दिखाता है या परिवर्ती संयोजकता भी नहीं दिखाता है। कौन, स्कैंडियम। एक नंबर पूछा जाता है आपका कि जो हमारे पास स्कैंडियम जो है वो क्या है, परिवर्ती संयोजकता नहीं दिखाता है, ऑक्सीकरण संख्या भी नहीं दिखाता, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दिखाते हैं। और जिंक भी हमारा नहीं दिखाता है, क्योंकि जिंक क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है लेकिन डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन बदल बदल के नहीं दिखाता। वो कितनी होती है उसके संयोजकता, +2 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा इसका आंसर। इसके बाद क्या है हमारे पास, लैंथेनाइड संकुचन हम जानेंगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा लैंथेनाइड श्रेणी, आप पढ़े होंगे एफ ब्लॉक के तत्व, वही हमारे पास है, उसे 2 श्रेणियों में बांटा जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों को। एक होता है हमारे पास 4F श्रेणी जिसे कहते हैं हम लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। एक हमारे पास होता है एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है, 5F श्रेणी या जिसे कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। आपको ध्यान में रखना है जो हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी होती है, लैंथेनाइड श्रेणी में कहां से, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। आपको एक नंबर पूछा जाएगा, यही लिखना है। क्या लिखना है कि जो हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से कहां पर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, घटता जाता है। परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, यानी कम होना संकुचन का मतलब, ठीक है ना। ये हमारे पास रहा इसका आंसर। लेकिन कारण में आपको क्या लिखना है, कारण में जरूर आपको लिखना है। कारण में क्या है, लैंथेनाइड के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5th और 6th कक्षा में प्रवेश ना करके 4th कक्षा में क्या होते हैं, ये प्रवेश करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये 5th व 6th कक्षा में प्रवेश ना करके 4th कक्षा में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश, नाभिक का जो आवेश होता है ना, खींचने की जो क्षमता होती है, वो नाभिकीय आवेश के कारण क्या हो जाता है, परिरक्षण उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश के कारण क्या हो जाता है, परिरक्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारे पास होता है लैंथेनाइड संकुचन होने लगता है। यानी कि मतलब जो हमारे पास परमाणु होगा, जो 4th कक्षा होगी उसकी, जो यहाँ पर 4th कक्षा होगी ना, इसके बाद 5th होगी, इसके बाद 6th होगी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, इन दोनों में ना पहुंच करके कहाँ पर पहुंच जाते हैं, सभी के सभी इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 4th कक्षा में इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि मतलब जिसके कारण क्या होता है, जो नाभिक होता है ना, नाभिक में प्लस चार्ज पाया जाता है, आपको पता है, तो वो खींचेगा, वो क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दे पाएगा, वो सबसे ज्यादा ध्यान दे पाएगा तो नाभिक 4थी कक्षा वालों इलेक्ट्रॉन पर ही ध्यान दे पाएगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा अगली कक्षा में कि 5वीं में को ध्यान दे ले, कि 6वीं को ध्यान दे ले, क्योंकि 4th वाली तो अंदर होती है, 5th वाली बाहर ही तो बनाओगे आप गोला, तो बाहर वाले को ध्यान नहीं दे पाता, तो जिसे हम क्या कहते हैं, परिरक्षण बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, परिरक्षण बोल देते हैं। हीरे की तमन्ना तो है कि बनना मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर की इलेक्ट्रॉन है ना, 5वीं 6वीं वाले, वो सोचते हैं कि हमें नाभिक मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, नाभिक का आवेश जो हमारे पास है, जो जिसके कारण क्या होता है, नाभिकीय आवेश के लिए परिरक्षण
उत्पन्न हो जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। ये हमारे पास क्या है, परिरक्षण प्रभाव। ये क्या है, परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारे पास चौथी कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन पांचवी छठवीं में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब जो हमारे पास नाभिक होता है, जब पांचवी छठवीं कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को ध्यान नहीं दे पाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि जो हमारे पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पांचवी छठवीं कक्षा वाले, वो जाने की कोशिश तो करेंगे, नाभिक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चौथे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर को भगाएंगे उन्हें। क्योंकि ज्यादा कहां पर इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में, और कम कहां पर है, पांचवी छठवीं में। तो पांचवी छठवीं कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, नाभिक की ओर, क्योंकि प्लस चार्ज की ओर आकर्षण तो होगा, लेकिन जो ज्यादा पाए जाते हैं चौथी कक्षा में, वो आने नहीं देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो प्रतिकर्षित करने लगते हैं, और जब वो आने नहीं देते हैं, पास नहीं आने देते, उनको दूर भगाने लगते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। जब हमारे पास पांचवी छठवीं कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन जो अंदर की ओर नहीं जा पाते हैं, चौथी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन उन्हें बाहर की ओर धकेलने लगते हैं, इसी घटना को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। ये बात ध्यान में रखना, परिरक्षण प्रभाव पूछा भी जाता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। आज का जो हमारे पास टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता हुआ, इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा चौथा पार्ट। तो चलते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, कृपया करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मेरे भाई, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता भी होगा। अनसॉल्व बनाने में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कोई भी जल्दी अनसॉल्व नहीं कराता। लेकिन मैं आपकी जो ये अनसॉल्व है, जो हमारे पास सेट है, इसके पूरे पूरे मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन कभी कभी काम पड़ जाता है, इसलिए मैं पर डे वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम, अगर रोज वीडियो ना डाल पाऊं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर ये वीडियो मैं बनाकर डालूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अभी पेपर के बहुत दिन हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम पूरी की पूरी अनसॉल्व फाइनल कर लेंगे। तो कृपया करके आप हमारा सपोर्ट करते रहना। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।